भाग दो। नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास आह की किरकिरी। दोपहर की तेज धूप में खुले कमरे में दाम्पत्य लीला देखकर राजलक्ष्मी शर्म और धिक्कार से सिमट गई और चुपचाप नीचे उतर आई। कुछ दिन सूखा पड़ने से नाज के जो पौधे सूख कर पीले पड़ जाते हैं, बारिश आने पर वे तुरंत बढ़ जाते हैं। आशा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जहां उसका रक्त संबंध था, वहां वह कभी भी आत्मीयता का दावा न कर सकी। आज पराए घर में जब उसे बिन मांगे हक मिला, तो उसने इसे लेने में देर न की। उस दिन दोपहर में राजलक्ष्मी नीचे उतर आई। उसने सोचा अन्नपूर्णा को जलाया जाए। बोली, अरे ओ मंजली, जाकर देख जरा तुम्हारी नवाब की बेटी नवाब के घर से कैसा पाठ पढ़कर आई है। घर के बड़े बूढ़े आज होते तो। अन्नपूर्णा ने कातर होकर कहा, दीदी, अपनी बहू को तुम शिक्षा दो या हुकूमत चलाओ, मुझे क्या, मुझसे क्यों कह रही हो। राजलक्ष्मी धनुष की तनी डोरी सी टंकार उठी। हूँ मेरी बहू, जब तक तुम मंत्री हो वह मुझे कैसे मान सकती है। ये सुनकर अन्नपूर्णा पैर पटकती हुई महेंद्र के कमरे में पहुंच गई। आशा से बोली, तू इस तरह से मेरा सिर नीचा करेगी री? मुंह जली, शर्म नहीं, हया नहीं, समय असमय का ख्याल नहीं। बूढ़ी सास पर सारा गृहस्थी का बोझ डालकर तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। मेरा ही नसीब जला कि मैं तुझे इस घर में ले आई। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और आशा भी सिर झुकाए आंचल के छोर को नाखून से नोचती हुई चुपचाप रोने लगी। महेंद्र ने कहा, चाची, तुम नाहक बहू की लानत मलामत कर रही हो। उसे तो मैंने रोक रखा है। अन्नपूर्णा ने कहा, रोक कर कौन सा अच्छा किया है? यह तुम मुझसे क्या शिक्षा दे रहे हो? महेंद्र बोला, यह देखो, इसके लिए मैं स्लेट, बही, किताब सब खरीद लाया हूँ। इसे मैं लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, चाहे लोग मेरी निंदा करें। अन्नपूर्णा बाली, ठीक है, लेकिन यह क्या तमाम दिन? शाम के बाद घंटा आधा घंटा पढ़ लिया बस। घंटा आधा घंटा पढ़ाना ही तो काफी होगा। महेंद्र, इतना आसान नहीं है चाची, पढ़ने लिखने में समय लगता है। अन्नपूर्णा खींचकर चली गई। आशा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। महेंद्र दरवाजा रोककर खड़ा हो गया। उसने आशा की गीली आंखों की विनती न मानी। वैसे आशा को नहीं लगता कि लिखना पढ़ना जरूरी भी है, फिर भी वह अपने पति की खातिर किताबों पर एक बारगी झुककर सिर हिलाती हुई बताई चीजें याद करती रहती। कमरे के कोने में छोटी सी मेज पर डॉक्टरी की किताब खोले मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे होते। बीच बीच में कनखियों से छात्रा को देखते रहते। अचानक अपनी किताब बंद करके आवाज दी, चुन्नी। यह आशा का ही घरेलू नाम था। चौंक कर आशा ने उधर देखा। वह बोला, जरा लाओ तो किताब देखूं, कहाँ पढ़ रही हो? आशा को लगा जांच होगी और उसमें पास होने की उम्मीद कम ही थी। आगे आगे पाठ और पीछे सपाट, कुछ यही हाल था। एक हाथ से उसकी कमर को कसकर लपेटकर दूसरे हाथ से किताब पकड़कर पूछा, आज कितना पढ़ गई देखूं तो? जितनी पंक्तियों पर वह सरसरी निगाह फेर गई थी दिखा दिया। महेंद्र ने अचर से कहा, ओ, इतना पढ़ गई? मैंने कितना पढ़ा बताऊं? और अपनी किताब के किसी अध्याय का शीर्षक भर दिखा दिया। अचरज से आंखें बड़ी बड़ी करके आशा ने पूछा, तो इतनी देर से कर क्या रहे थे? उसकी ठोड़ी पकड़कर महेंद्र ने कहा, मैं किसी के बारे में सोच रहा था, और जिसके बारे में सोच रहा था वह दीमक का वर्णन पढ़ने में मशगूल थी। इस बेवजह शिकायत का सटीक जवाब आशा न दे सकी, लेकिन प्रेम की प्रतियोगिता में झूठी हार मान लेनी पड़ती है। ऐसे ही एक रोज महेंद्र मौजूद नहीं था। मौका पाकर आशा पढ़ने बैठ गई कि अचानक कहीं से आकर उसने आंखें मींच ली और किताब छीनकर कहने लगा, बेरहम, मैं नहीं होता हूं तो तुम मेरे बारे में सोचती तक नहीं, किताबों में डूब जाती हो। आशा ने कहा, तुम मुझे गंवार बनाए रखोगे। महेंद्र ने कहा, तुम्हारी कृपा से अपनी ही विद्या कौन आगे बढ़ रही है। बात आशा को लग गई। फौरन चल देने का उपक्रम करती बोली, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में ऐसी कौन सी रुकावट डाली है? उसका हाथ थाम कर महेंद्र ने कहा, यह तुम नहीं समझोगी। मुझे भूलकर तुम जितनी आसानी से पढ़ लिख लेती हो, तुम्हें भूलकर उतनी आसानी से मैं नहीं पढ़ लिख पाता। शिक्षक ही जब शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा हो तो छात्रा की क्या मजाल कि विद्या के वन में राह बनाकर चल सके। कभी कभी मौसी की झिरकी याद आती और चित्त विचलित हो जाता। सास को देखकर शर्म से गड़ जाती, लेकिन सास उसे किसी काम को न कहती। अपने मन से उनकी मदद करना चाहती तो वह पढ़ाई के हर्जे की बात कहकर वापस भेज देती। आखिर अन्नपूर्णा ने आशा से कहा, तेरी जो पढ़ाई चल रही है वह तो देख ही रही हूँ। महेंद्र को क्या डॉक्टरी का इम्तिहान न देने दोगी? यह सुनकर आशा ने अपने जी को कड़ा किया। महेंद्र से कहा, तुम्हारे इम्तिहान की तैयारी नहीं हो पा रही है। आज से मैं नीचे मौसी के कमरे में रहा करूंगी।
इस उम्र में ऐसा कठोर संन्यास, व्रत, सोने के कमरे से एक बारगी मौसी के कमरे में निर्वासन, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करते हुए उसकी आंखों के कोनों में आंसू झलक पड़े। बेबस होंठ कांप उठे और गला रुंध गया। महेंद्र बोला, बेहतर है चाची के कमरे में ही चलो, मगर तब उन्हें हमारे कमरे में ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा एक गंभीर प्रस्ताव मजाक बन गया। आशा इससे नाराज हुई। महेंद्र ने कहा, इससे तो अच्छा है कि तुम रात दिन मुझे आंखों में रखो और निगरानी करो, फिर देखो कि मेरी इम्तिहान की पढ़ाई चलती है कि नहीं। एक दिन बारिश हो रही थी, बादल घिरे थे। ऐसे में बदन पर एक सुवासित महीन चादर और जूही की माला गले में डाले महेंद्र मन अपने सोने के कमरे में पहुंचा। अचानक आशा को चौंका देने के विचार से जूतों की आवाज न होने दी। झांक कर देखा, पूरब की खुली खिड़की से पानी के छींटे लिए हवा के तीखे झोंके कमरे में आ रहे हैं। दिया बुझ गया है और आशा नीचे बिछावन पर पड़ी रो रही है। महेंद्र जल्दी से उसके करीब गया और पूछा, क्या बात है? वह दूने आवेग से रोने लगी। बड़ी देर के बाद महेंद्र को जवाब मिला कि मौसी से और बर्दाश्त न हो सका। वह अपने फुफेरे भाई के यहाँ चली गई। महेंद्र के मन में आया, गई तो गई, लेकिन बदली की ऐसी सुहानी सांझ को खराब कर गई। अंत में सारा गुस्सा मां पर आया। वही तो इन सारे अनर्थों की जड़ है। महेंद्र ने कहा, हम भी वहीं चले जाएंगे जहां चाची गई है, देखते हैं मां किससे झगड़ती है। और उसने नाहक ही शोर गुल के साथ असबाब बांधने के लिए कुली को बुलाना शुरू कर दिया। राजलक्ष्मी समझ गई, धीरे धीरे महेंद्र के पास आई, शांत स्वर में पूछा, कहाँ जा रहा है? महेंद्र ने पहले कोई जवाब ही न दिया, तो 3 बार पूछे जाने पर बताया, चाची के पास। राजलक्ष्मी बोली, अरे तो मैं ही उन्हें यहाँ बुला देती हूँ। राजलक्ष्मी उसी समय पालकी पर सवार होकर अन्नपूर्णा के घर गई। गले में कपड़ा डालकर हाथ जोड़ते हुए कहा, खुश हो मंजली बहू, मुझे माफ करो। अन्नपूर्णा ने जल्दी जल्दी उनके पैरों की धूल ली। कातर स्वर में कहा, दीदी मुझे दोषी क्यों बना रही हैं? तुम जैसा हुक्म दोगी वैसा ही करूंगी। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम चली आई हो तो मेरे बेटा पतोहू भी घर छोड़कर यहीं आ रहे हैं। कहते कहते वह रो पड़ी। जेठानी देवरानी दोनों घर लौट आई। तब भी वर्षा हो रही थी। अन्नपूर्णा जब महेंद्र के कमरे में पहुंची, आशा का रोना थम चुका था। महेंद्र बातों से उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। आसार थे कि बदलियां यूं ही नहीं गुजर जाएंगी। अन्नपूर्णा ने कहा, चुन्नी तू मुझे घर में भी न रहने देगी और कहीं जाऊं तो भी पीछे लग जाएगी। क्या मेरे लिए कहीं चैन नहीं? आशा चौंक पड़ी। महेंद्र बड़ा ही खींच कर बोला, क्यों चाची, चुन्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अन्नपूर्णा ने कहा, बहू की ऐसी बेहयाई बर्दाश्त न हो सकी, तभी यहां से चली गई थी। फिर अपनी सास को रुलाकर मोहजली ने मुझे क्यों बुलाया? जीवन के अध्याय में माँ चाची ऐसी विघ्नकारिणी होती हैं। महेंद्र को इसका पता न था। दूसरे दिन राजलक्ष्मी ने बिहारी को बुलवाकर कहा, बेटा बिहारी, तुम एक बार महेंद्र से पूछ देखो, जमाने से गांव नहीं गए, मैं एक बार बारासत जाना चाहती हूँ। बिहारी ने कहा, जमाने से नहीं गई तो क्या हुआ? खैर मैं पूछ देखता हूँ, मगर वह राजी भी होगा ऐसा नहीं लगता। महेंद्र ने कहा, जन्म भूमि को देखने की इच्छा जरूर होती है, लेकिन माँ का वहां ज्यादा दिन न रहना ही अच्छा होगा। बरसात के मौसम में वह जगह अच्छी नहीं। महेंद्र बड़ी आसानी से राजी हो गया। इससे बिहारी कुड़ गया। बोला, माँ अकेली जाएंगी, वहां उनकी देखभाल कौन करेगा? भाभी को भी साथ भेज दो ना। कहकर बिहारी हंसा। बिहारी के इस गहरे व्यंग से कुंठित होकर महेंद्र ने कहा, मेरे लिए यह कोई मुश्किल है क्या? मगर बात इससे आगे ना बढ़ी। बिहारी इसी तरह आशा के मन को विमुख कर दिया करता, और यह जानकर कि आशा इससे कुड़ती है, उसे मजा आता। कहना बेकार होगा, राजलक्ष्मी जन्म भूमि के दर्शन के लिए उतनी बेताब न थी। गर्मी के दिनों में जब नदी का पानी सूख जाता है तो मल्लाह कदम पर लग्गी से थाह लेता है कि कहाँ कितना पानी है। राजलक्ष्मी उसी तरह माँ बेटे के संबंध की ठाह ले रही थी। उन्हें यह उम्मीद न थी कि उनके बारासत जाने का प्रस्ताव इतनी जल्दी मंजूर हो जाएगा। सोचा, अन्नपूर्णा और मेरे दोनों के घर से बाहर जाने में फर्क है। अन्नपूर्णा भीतरी मतलब समझ गई। कहने लगी, दीदी जाएंगी तो मैं भी न रह सकूंगी। महेंद्र ने माँ से कहा, सुन लिया तुमने, तुम जाओगी तो चाची भी जाएंगी। अपनी गृहस्थी का क्या होगा फिर? राजलक्ष्मी विद्वेष के जर्जर होकर बोली, तुम भी जा रही हो मंजली, तुम्हारे जाने से काम कैसे चलेगा? नहीं, तुम्हारे जाने ही पड़ेगा। राजलक्ष्मी उतावली हो गई। दूसरे दिन दोपहर को ही तैयार हो गई। महेंद्र ही उन्हें पहुंचाने जाएगा, इसमें किसी को भी शुबहा न था। लेकिन रवाना होते वक्त मालूम पड़ा, महेंद्र ने माँ के साथ जाने के लिए प्यादे और दरबान तक कर रखे हैं।
तिहारी ने पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? भैया, महेंद्र ने लजाकर कहा, मेरे कॉलेज की। बिहारी ने कहा, खैर तुम छोड़ दो, माँ को मैं वहीं छोड़ आता हूँ। महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। अकेले में आशा से बोला, सचमुच बिहारी ने ज्यादती शुरू कर दी है। वह ये दिखाना चाहता है कि वह माँ का ख्याल मुझसे ज्यादा रखता है। अन्नपूर्णा को रह जाना पड़ा, परंतु लाज, कुढ़न और खींचने से वह सिमटी सी रही। चाची में यह दुराव देखकर महेंद्र नाराज हुआ और आशा भी रूठी रही। राजा लक्ष्मी मैके पहुंची। तय था कि उन्हें छोड़कर बिहारी आ जाएगा, लेकिन वहां की हालत देखकर वह ठहर गया। राजलक्ष्मी के मैके में महज एक बूढ़ी विधवाएं थीं। चारों तरफ घना जंगल और बांस की झाड़ियां, पोखर का हरा हरा पानी। दिन दोपहर में स्यार की हुआ से राजलक्ष्मी की रूह तड़प उठती। बिहारी ने कहा, माँ, जन्म भूमि यह जरूर है, मगर इसे स्वर्गादपि गरीयसी तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर लौट जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। राजलक्ष्मी के प्राण भी कांप उठे। ऐसे में बिनोदिनी भी आ गई। बिनोदिनी के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। महेंद्र से और कभी बिहारी से उसके विवाह की बात चली थी। विधना की लिखी भाग्य लिपि से जिस आदमी से उसका विवाह हुआ वह जल्दी ही चल बसा। उसके बाद से बिनोदिनी घने जंगल में अकेली लता सी इस गांव में घुटकर जी रही थी। वही अनाथ राजलक्ष्मी के पास आई, उन्हें प्रणाम किया और उनके सेवा जतन में जुट गई। सेवा तो सेवा है, घड़ी को आलस नहीं। काम की कैसी सफाई, कितनी अच्छी रसोई, कैसी मीठी बातचीत। राजा लक्ष्मी कहती, काफी देर हो चुकी बिटिया, तुम भी थोड़ा सा खा लो जाकर। वैसे राजलक्ष्मी उसकी फुफिया सास थी। राजलक्ष्मी कहती, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी बेटी। अपने प्रति बड़ी लापरवाही दिखाती हुई बिनोदिनी कहती, हमारे दुख शहे शरीर में नाराजगी को गुंजाइश नहीं। हाँ, कितने दिनों के बाद तो अपनी जन्मभूमि आई हो, यहाँ है भी क्या, काहे से तुम्हारा आदर करूं। बिहारी तो 2 ही दिनों में मोहल्ले भर का बुजुर्ग बन बैठा। कोई दवा दारू तो कोई मुकदमे की राय मशवरे के लिए आता, कोई उसकी इसलिए खुशामद करता कि किसी बड़े दफ्तर में उसके बेटे को नौकरी दिला दे, कोई उससे अपनी दरखास्त लिखवाता। बूढ़ों की बैठक और कुली मजदूरों के ताड़ी के अड्डे तक वह समान रूप से जाता आता। सभी उसका सम्मान करते। गमवई गांव में आए कलकत्ता के उस नवयुवक के निर्वासन दंड को भी बिनोदिनी अंतपुर की ओट से हल्का करने की भरसक कोशिश किया करती। मोहल्ले का चक्कर काटकर जब भी वह आता तो पाता कि किसी ने उसके कमरे को बड़े जतन से सहेज संवार दिया है। कांसे के एक गिलास में कुछ फूल पत्तों का गुच्छा सजा रखा है और सिरहाने की एक तरफ पढ़ने योग्य कुछ किताबें रखती हैं। किताबों में किसी महिला के हाथ से बड़ी कंजूसी के साथ छोटे अक्षरों में लिखा है। गांवों में अतिथि सत्कार का जो आम तरीका है, उससे इसमें थोड़ा फर्क था। उसी का जिक्र करते हुए बिहारी जब तारीफ करता तो राजलक्ष्मी कहती, और ऐसी लड़की को तुम लोगों ने कबूल नहीं किया। हंसते हुए बिहारी कहता, बेशक हमने अच्छा नहीं किया, माँ ठगा गया। मगर एक बात है, विवाह न करके ठगाना बेहतर है। ब्याह करके ठगाता तो मुसीबत थी। राजलक्ष्मी के जी में बार बार यही आता रहा, यही तो मेरी पतोहू होने योग्य थी, क्यों न हुई भला। राजलक्ष्मी कलकत्ता लौटने का जिक्र करती कि बिनोदिनी की आंखें छलछला उठती। कहती, आखिर तुम 2 दिन के लिए क्यों आई? बुआ, अब तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रहूंगी? भावावेश में राजलक्ष्मी कह उठती। तुम मेरी बहू क्यों न हुई बेटी, मैं तुझे कलेजे से लगाए रखती। सुनकर शर्म से बिनोदिनी किसी बहाने वहां से हट जाती। राजलक्ष्मी इस इंतजार में थी कि कलकत्ता से विनीत अनुरोध का कोई पत्र आएगा। माँ से अलग महेंद्र आज तक इतने दिन कभी न रहा था। माँ के इस लंबे बिछोह ने निश्चय ही उसके सब्र का बांध तोड़ दिया होगा। राजलक्ष्मी बेटे के गिड़गिड़ाहट भरे पत्र का इंतजार कर रही थी। बिहारी के नाम महेंद्र का पत्र आया। लगता है माँ बहुत दिनों के बाद मैके गई हैं, शायद बड़े मजे में होंगी। राजलक्ष्मी ने सोचा, महेंद्र ने रूठ कर ऐसा लिखा है, बड़े मजे में होंगी। महेंद्र को छोड़कर बदनसीब माँ भला सुख से कैसे रह सकती है। अरे बिहारी, उसके बाद क्या लिखा है उसने, पढ़कर सुना तो जरा। बिहारी बोला, और कुछ नहीं लिखा है माँ। और उसने पत्र को मुट्ठी से दौंचकर एक कापी में रखा और कमरे में एक और थप से पटक दिया। राजलक्ष्मी अब भला थिर रह सकती थी। हो न हो, महेंद्र माँ पर इतना नाराज हुआ है कि बिहारी ने पढ़कर सुनाया नहीं। कौ के थन पर चोट करके बछड़ा जिस प्रकार दूध और वात्सल्य का संचार करता है, उसी प्रकार महेंद्र की नाराजगी ने आघात पहुंचाकर राजलक्ष्मी के घुटे वात्सल्य को उभार दिया। उन्होंने महेंद्र को माफ कर दिया। बोली, हाँ, अपनी बहू को लेकर महेंद्र सुखी है, सुखी रहे।
जैसे भी हो वह सुख से रहे। जो माँ उसे छोड़कर कभी एक पल नहीं रह सकती, वही उसे छोड़कर चली आई है। इसलिए महेंद्र अपनी माँ से नाराज हो गया है। रह रहकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। उस दिन वह बार बार बिहारी से जाकर कहती रही, बेटे तुम जाकर नहा लो, यहाँ बड़ी बदपरहेजी हो रही है तुम्हारी। उस दिन बिहारी का भी जी नहाने खाने का न था। वह बोला, मुझ जैसे अभागे बदपरहेजी में ही ठीक रहते हैं। राजलक्ष्मी अड़ गई, नहीं नहीं नहा डालो। बार बार जिद करने से बिहारी नहाने गया। उसका कमरे से बाहर कदम रखना था कि झपटकर राजलक्ष्मी ने वह किताब उठा ली और उसके अंदर से पत्र को निकाला। पत्र उसने विनोदिनी को दिया। कहा, पढ़ तो देखो जरा महेंद्र ने बिहारी को क्या लिखा है। पढ़कर विनोदिनी सुनाने लगी। शुरू में महेंद्र ने माँ के बारे में लिखा था, लेकिन बड़ा मुख्तसर। बिहारी ने जितना भर सुनाया उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आशा का जिक्र था। मौज मजे और खुशियों से विभोर होकर लिखा था। विनोदिनी ने थोड़ा पढ़ा और शर्म से थक गई। कहा, यह क्या सुनोगी बुआ। राजलक्ष्मी का स्नेह से अकुलाया चेहरा पल भर में जमकर पत्थर जैसा सख्त हो गया। जरा देर चुप रही, फिर बोली, रहने दो। और चिट्ठी उन्होंने वापस न ली, चली गई। चिट्ठी लेकर विनोदिनी कमरे में चली गई। अंदर से कुंडी बंद कर ली और बिस्तर पर बैठकर पढ़ने लगी। चिट्ठी में विनोदिनी को क्या रस मिला वही जाने। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें दोपहर के तपे बालू सी जलने लगीं। उसका निःश्वास रेगिस्तान की बयार जैसी गर्म हो उठी। कैसा है महेंद्र, कैसी है आशा, और इन दोनों का प्रेम ही कैसा है, यही बात उसके मन को मथने लगी। पत्र को गोद में डाले, पांव फैलाए, दीवार से पीठ टिकाकर सामने ताकती वह देर तक सोचती रही। महेंद्र की वह चिट्ठी बिहारी को फिर ढूंढे न मिली। अचानक उसी दिन दोपहर में अन्नपूर्णा आधम की किसी बुरी खबर की आशंका से राजलक्ष्मी का कलेजा सहसा कांप उठा। कुछ बचने की उन्हें हिम्मत न हुई। वह फक पड़े चेहरे से अन्नपूर्णा की तरफ ताकती रह गई। अन्नपूर्णा ने कहा, कलकत्ता का समाचार ठीक है। राजलक्ष्मी ने पूछा, फिर तुम यहाँ कैसे। अन्नपूर्णा बोली, दीदी अपनी गृहस्थी तुम जाकर संभालो, संसार से अपना जी उचट गया है। मैं काशी जाने की तय करके निकली हूँ, तुम्हें प्रणाम करने आ गई। जान में अनजान में जाने कितने कसूर हो गए हैं, माफ करना। और तुम्हारी बहू, कहते कहते आंखों से आंसू उफन उठे। वह नादान बच्ची है, उसके माँ नहीं, वह दोषी हो चाहे निर्दोष तुम्हारी है। अन्नपूर्णा और न बोल सकी। राजलक्ष्मी जल्दी से उनके नहाने खाने का इंतजाम करने गई। बिहारी को मालूम हुआ तो वह घोष की मठिया से दौड़ आया। अन्नपूर्णा को प्रणाम करके बोला, ऐसा भी होता है भला, हम सबको निर्दयी की तरह ठुकरा कर तुम चल दोगी। आंसू जब्त करके अन्नपूर्णा ने कहा, मुझे अब फेरने की कोशिश मत करो बिहारी, तुम लोग सुखी रहो, मेरे लिए कुछ रुका ना रहेगा। बिहारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, महेंद्र की किस्मत खोटी है कि उसने तुम्हें रुखसत कर दिया। अन्नपूर्णा चौंक कर बोली, ऐसा मत कहो, मैं उस पर बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मेरे गए बिना उनका भला ना होगा। बहुत दूर ताकता हुआ बिहारी चुप बैठा रहा। अपने आंचल से सोने की 2 बालियां निकालकर अन्नपूर्णा बोली, बेटे ये बालियां रख लो, बहू आए तो मेरा आशीर्वाद जताकर इन्हें पहना देना। बालियां मस्तक से लगाकर आंसू छिपाने के लिए बिहारी बगल के कमरे में चला गया। जाते वक्त बोली, मेरे महेंद्र और मेरी आशा का ध्यान रखना बिहारी। राजलक्ष्मी के हाथों उन्होंने एक कागज दिया। कहा, ससुर की जायदाद में मेरा जो हिस्सा है वह मैंने इस वसीयत में महेंद्र को लिख दिया है, मुझे हर माह सिर्फ 15 रुपए भेज दिया करना। छुपकर उन्होंने राजलक्ष्मी के पैरों की धूल माथे लगाई और तीर्थ यात्रा को निकल पड़ी। आशा को डर लगा, क्या हुआ यह, माँ चली गई, मौसी चली गई, उन दोनों का सुख मानो सबको खल रहा है। अब उसकी बारी है शायद। सूने घर में दाम्पत्य की नई प्रेम लीला उसे न जाने कैसी लगने लगी। संसार के कठोर कर्तव्यों से प्रेम को फूल के समान तोड़कर अलग कर लेने पर यह अपने ही रस से अपने को संजीवित नहीं रख पाता, धीरे धीरे मुरझाकर विकृत हो जाता है। आशा को भी ऐसा लगने लगा कि उनके अथक मिलन में एक थकान और कमजोरी है। वह मिलन रहकर मानव शिथिल हो जाता है। प्रेम की जड़ अगर कामों में ना हो तो भूख का विकास पूर्ण और स्थायी नहीं होता। महेंद्र ने भी अपने विमुख संसार के खिलाफ विद्रोह करके अपने प्रेमोत्सव के सभी दीपों को एक साथ जलाकर बड़ी धूमधाम से सूने। घर के अमंगल में ही उसने आशा से कहा, तुम्हें इन दिनों हो क्या गया है चुन्नी, मौसी चली गई तो इस तरह मुंह लटकाए क्या रहती हो, हम दोनों के प्रेम में क्या सभी प्रेम समाये हुए नहीं हैं। आशा दुखी होकर सोचती, अपने प्रेम में कोई अपूर्णता तो है, मैं तो मौसी की बात सोचा करती हूँ, सास चली गई है, इसका मुझे डर लगता है। घर के काम काज अब ठीक से नहीं चलते, नौकर चाकर कन्नी काटने लगे,
तबीयत खराब है कहकर नौकरानी एक दिन नहीं आई। रसोई पकाने वाला ब्राह्मण शराब पीकर गायब हो गया। महेंद्र ने आशा से कहा, खूब मजा आया, आज हम लोग खुद ही रसोई बनाए। गाड़ी से महेंद्र न्यू मार्केट गया। कौन सी चीज कितनी चाहिए इसका उसे कुछ भी पता न था। बहुत सा सामान उठाकर खुशी खुशी घर लौटा। उन चीजों का किया क्या जाए यह आशा भी ठीक से न जानती थी। प्रयोग में ही दिन के 2-3 बज गए और बहुत सा अजीबो गरीब खाना तैयार करके महेंद्र को बड़ा मजा आया। लेकिन आशा महेंद्र के उस मजे में साथ न दे सकी। अपनी अज्ञता पर उसे मन ही मन बड़ी लज्जा और कुढ़न हुई। कमरे की चीजें इस कदर बिखर गई थीं कि जरूरत पर कुछ पाना ही कठिन था। महेंद्र की डॉक्टरी वाली छुरी एक दिन तरकारी काटने के काम आई और कूड़ों के ढेर में जा छिपी। जिस पर वह नोट लिखा करता था वह कापी पंखे का काम करके अंत में रसोई की राख में आराम करने लगी। इन अनहोनी घटनाओं से महेंद्र के कौतूहल की सीमा न रही, लेकिन आशा को इससे तकलीफ होने लगी। बेतरतीबी के बहाव में सारी गृहस्थी को बहाकर हंसते हुए उसी के साथ बहते चलना उस बालिका को विभीषिका जैसा लगा। एक दिन शाम को दोनों बरामदे में बैठे थे। सामने खुली छत, बारिश खुल जाने से कलकत्ता की दूर तक फैली इमारतों की चोटियां चांदनी में नहा रही थीं। बगीचे से मौलसरी के बहुत से ओदे फूल लाकर आशा माथा झुकाए माला गूंथ रही थी। महेंद्र खींचातानी करके रुकावट डालकर उल्टा सीधा सुनाकर नाहक ही झगड़ा करना चाह रहा था। बेवजह इस तरह सताए जाने के कारण आशा उसे झिड़कना चाहती थी कि किसी बनावटी उपाय से उसका मुंह दबाकर महेंद्र उसकी कहन को अंकुराते ही कुचल रहा था। किसी पड़ोसी के पिंजरे की कोयलियां कूक उठी। महेंद्र ने उसी दम अपने सिर पर झूलते हुए पिंजरे को देखा। अपनी कोयल पड़ोसी की कोयल की बोली चुपचाप कभी नहीं सह सकती। आज वह चुप क्यों है? महेंद्र ने कहा, तुम्हारी आवाज से लजा गई है। उत्कंठित होकर आशा ने कहा, आज इसे हो क्या गया? आशा ने निहुरा करके कहा, मजाक नहीं, देखो ना उससे क्या हुआ है। महेंद्र ने पिंजरे को उतारा, पिंजरे पर लिपटे हुए कपड़ों को हटाया। देखा, कोयल मरी पड़ी थी। अन्नपूर्णा के जाने के बाद खानसामा छुट्टी पर चला गया था। कोयल का किसी ने ख्याल ही न किया था। देखते ही देखते आशा का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी अंगुलियां चल न सकी, फूल यूं ही पड़े रह गए। चोट तो महेंद्र को भी लगी, लेकिन नाहक ही रस भंग होगा, इसलिए उसने इसे हंसकर टाल जाने की कोशिश की। बोला, अच्छा ही हुआ, मैं इधर डॉक्टरी को निकलता और उधर यह कमबख्त कू कू करके तुम्हें चलाया करती थी। कहकर अपने बाहु पाश में लपेटकर उसने आशा को अपने पास खींच लेना चाहा। अपने को धीरे धीरे उसके बंधन से छुड़ाकर आशा ने आंचल से मौलसरी के सब फूल गिरा दिए। बोली, छे छे, अब देर क्यों, जल्दी जाकर माँ को ले लाओ। इतने में दुतल्ले से महेंद्र भैया की पुकार सुनाई पड़ी। अरे रे, आओ आओ, महेंद्र ने जवाब दिया। बिहारी की आवाज से उसका हृदय खिल उठा। विवाह के बाद वह इन दोनों के सुख का बाधक बनकर कभी कभी आता रहा है। आज वही बाधा सुख के लिए निहायत जरूरी लगी। बिहारी का आना आशा को भी अच्छा लगा। वह जरा घूंघट खींचकर जल्दी से उठ बैठी। महेंद्र बोला, अरे चाह कहाँ रही हो? और कोई नहीं, बिहारी आ रहा है। आशा ने कहा, भाई साहब के लिए नाश्ता ले आऊं। एक काम का मौका आ गया। इससे आशा का अवसाद कुछ हल्का हो गया। सास की कुशल के लिए घूंघट काढ़े वह खड़ी रही। बिहारी से अभी भी बोलती चालती नहीं। अंदर कदम रखते ही बिहारी ने कहा, तौबा तौबा, कैसे कवित्व के बीच आ टपका मैं। खैर फिक्र न करो भाभी, मैं बैरंग वापस जाता हूँ। आशा ने महेंद्र की तरफ ताका। महेंद्र ने पूछा, माँ की क्या खबर है बिहारी? बिहारी बोला, माँ और चाची की चर्चा अभी क्यों भाई, काफी समय है। सच ए नाइट वाज नॉट मेड फॉर मदरस एंड आंटिस, कहकर बिहारी लौट पड़ा। बिहारी ने उसे जबरदस्ती खींचकर बिठा दिया। बिहारी ने कहा, लो भाभी, कसूर मेरा नहीं है, यह मुझे जबरन खींच लाया है। पाप इसने किया है, अभिशाप मुझ पर न पड़े। आशा से कोई जवाब देते नहीं बनता, इसलिए ऐसी बातों से वह खींच उठती है। बिहारी जानकर उसे तंग करता है। बिहारी ने कहा, घर की हालत आंखों से देख रहा हूं, अब भी क्या माँ को लाने का वक्त नहीं आया? महेंद्र ने कहा, बेशक, हम तो उन्हीं की राह देख रहे हैं। बिहारी ने कहा, यही जताते हुए उन्हें पत्र लिखने में तुम्हें नाम का समय लगेगा, लेकिन उनकी खुशी का अंत ना रहेगा। भाभी, उन 2 मिनटों के लिए महेंद्र भैया को तुम्हें फुर्सत देनी पड़ेगी, मेरी दरखास्त रही। आशा बिगड़कर चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महेंद्र बोला, जाने किस शुभ घड़ी में तुम दोनों की भेंट हुई थी, आखिर सुलह नहीं ही हो सकी? वहीं खटपट। बिहारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी माँ ने तो बर्बाद किया ही, पत्नी भी बर्बाद करने पर तुली है। यही मुझसे नहीं देखा जाता, इसी से जब तब कुछ कह देता हूँ। महेंद्र, मगर नतीजा क्या होता है उसका? बिहारी,
नतीजा तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं होता, मेरे लिए थोड़ा बहुत होता है। बिहारी ने खुद बैठकर महेंद्र से चिट्ठी लिखवाई और उस पत्र के साथ दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी को लेने गया। राजलक्ष्मी समझ गई चिट्ठी बिहारी ने लिखवाई है, मगर फिर भी उससे रहा न गया। साथ साथ बिनोदिनी आई। लौटकर उन्होंने घर की जो बदतर हालत देखी, तमाम यूं ही गंदा पड़ा, तितर बितर। इसलिए बहू के प्रति उनका मन और भी खराब हो गया। लेकिन बहू में यह कैसा परिवर्तन! वह छाया सी उनके पीछे डोलती फिरती, कहें न कहें, हरदम हर काम में हाथ बंटाने को मुस्तैद। आगे जाकर वह कह उठती, छोड़ो छोड़ो, मिट्टी पलीद करके रख दोगी तुम, जो काम आता नहीं उसमें हाथ क्या डालना। राजलक्ष्मी के जी में आया, हो न हो अन्नपूर्णा के चले जाने से ही बहू की यह तरक्की हुई है। लेकिन फिर मन में आया, महेंद्र सोचेगा, चाची थी तो मैं बीवी के साथ निष्कंटक मौज करता था, और माँ का पहुंचना था कि विरह का दुहक शुरू हो गया। इससे यही साबित होगा कि चाची उसकी शुभैषी रही, माँ सुख का कांटा है, रहने दो, अपने को क्या पड़े। इधर कहीं महेंद्र दिन को बुला भेजता तो बहू जाने में आनाकानी करती, राजलक्ष्मी ही छिड़का करती, महेंद्र बुला रहा है तुम टाल जाती हो, ज्यादा दुलार पाने का यही नतीजा होता है। जाओ सब्जियां मैं देख लूंगी। फिर शुरू होता वही स्लेट पेंसिल और चारुपाठ का झूठ नाटक। प्रेम के अकारण अभियोग से एक दूसरे को दोषी ठहराना, किसका प्रेम ज्यादा वजनी है, इस पर निरर्थक वाद विवाद, वर्षा के दिन को रात और चांदनी रात को दिन बनाना। ऐसे में एक दिन बिनोदिनी आशा के गले से लिपट कर बोली, बहन तुम्हारा सौभाग्य अक्षय हो, चुप चुप जियो, लेकिन चूंकि मैं दुखिया हूँ इसलिए क्या मेरी तरफ एक नजर ताकना भी गुनाह है। छुटपन से ही अपने आत्मीय के यहाँ पर आई सी पली थी, इसलिए लोगों के सामने आशा सदा संकुचित रहा करती। जुड़ी भौहें और तीखी निगाह, अनिंद मुखड़ा और भरी हुई जवानी लिए जब बिनोदिनी आई तो खुद बढ़कर उससे परिचय करने की हिम्मत आशा की न हुई। आशा ने गौर किया, राजलक्ष्मी से बिनोदिनी को किसी भी तरह का संकोच नहीं, और मानो आशा को दिखाकर राजलक्ष्मी भी उसका काफी आदर करती। यह भी देखा, घर के कामकाज में बिनोदिनी पटु है, प्रभुत्व मानो उसके लिए बहुत ही सहज है, स्वभाव सिद्ध। नौकरानियों से काम लेने, झिड़कने, फटकारने और हुक्म देने में उसे जरा भी हिचक नहीं होती। ये सब देख भालकर बिनोदिनी के आगे आशा अपने को बहुत छोटा समझने लगी। वही सर्वगुण संपन्न बिनोदिनी जब खुद उससे नेह की भीख मांगने आई तो उसका आनंद चौगुना हो उमड़ पड़ा। जादूगर के माया तरु की तरह उसके प्रेम का बीज एक ही दिन में अंकुराया, पत्तों से लद गया और फल फूल उठा। हम तुम सखियां हुई, एक कोई नाम रख छोड़े हम अपना। बिनोदिनी ने हंसकर पूछा, क्या आखिर? आशा ने बहुत से अच्छे नाम गिनाए, हरसिंगार, कदम्ब, मौलसरी। बिनोदिनी बोली, ये सारे के सारे बड़े पुराने पड़ गए, इन दुलार के नामों की कोई कद्र नहीं। आशा ने पूछा, फिर तुम्हें कौन सा पसंद है? हंसकर बिनोदिनी ने कहा, आंख की किरकिरी। आशा कोई मीठा सा नाम ही चाहती थी, लेकिन बिनोदिनी की पसंद से उसने दुलार की इस गाली को ही कबूल कर लिया। बाहों से उसकी गर्दन लपेटकर बोली, मेरी आंख की किरकिरी, और हंसते हंसते लोट पोट हो गई। आशा को एक साथी की बड़ी जरूरत भी थी। प्यार का त्योहार भी महज दो आदमियों से नहीं, मनता मीठी बातों की मिठाई बांटने के लिए गैरों की भी जरूरत पड़ती है। भूखी प्यासी बिनोदिनी भी नई बहू से प्रेम के इतिहास को शराबी की दहकती हुई सुरा के समान कान फैलाकर पीने लगी। सूनी दोपहरी में माँ जब सोती होती, घर के नौकर चाकर निचले तल्ले के आरामगाह में छिप जाते। तिहारी की ताकीद से महेंद्र कुछ देर के लिए कॉलेज गया होता और धूप से तपी नीलिमा की एक छोर से चील की तीखी आवाज बहुत धीमी सुनाई देती तो कमरे के फर्श पर अपने बालों को तकिए पर बिखेरे आशा लेट जाती और पेट के नीचे तकिया रखकर पट पड़ी बिनोदिनी उसकी गुन स्वर से कही जाने वाली कहानी में तन्मय हो जाती। उसकी कनपटी लाल हो उठती, सांस जोर जोर से चलने लगती। बिनोदिनी खोद खोद कर पूछती और छोटी से छोटी बात भी निकाल लेती। एक ही बात कई बार सुनती, घटना खत्म हो जाती तो कल्पना करती, कहती, अच्छा बहन, कहीं ऐसा होता तो क्या होता, और ये होता तो क्या करती। इन अनहोनी कल्पनाओं की राह में सुख की बातों को खींचकर दूर तक ले जाना आशा को भी अच्छा लगता। बिनोदिनी कहती, अच्छा भाई, आंख की किरकिरी, तुझसे कहीं बिहारी बाबू का ब्याह हुआ होता तो। आशा, राम राम, ऐसा न कहो, बड़ी शर्म आती है मुझे। हाँ, तुम्हारे साथ होता तो क्या कहने, चर्चा तो तुमसे होने की भी चली थी। बिनोदिनी, मुझसे तो जाने कितनों की कितनी ही बातें चलीं, न हुआ ठीक ही हुआ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आशा प्रतिवाद करती, पर भला ये कैसे कबूल कर ले कि बिनोदिनी की अवस्था उससे अच्छी है। उसने कहा,
जरा यह तो सोच देखो, अगर मेरे पति से तुम्हारा ब्याह हो जाता, होते होते ही तो रह गया, होते ही रह गया, क्यों नहीं हुआ? आशा का ये